अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम T20 स्पेशल वर्ल्ड कप टकराओ जीत का। सच टेलीविजन पर मज़े मज़े के मैचेस का सिलसिला जारी है। जैसा कि हमने कहा था या डॉक्टर साहब ने कहा था तो ज़्यादा बेहतर होगा। यूएसए का हनीमून पीरियड ख़त्म, यूएसए भी हार गई। अफगानिस्तान ए और बी टीम का मैच था, अफगानिस्तान और इंडिया का, मैंने कल भी कहा था। तो बी टीम ने भरपूर हिम्मत, भरपूर मेहनत की ए टीम को जितवाने के लिए, और जहां पर ए टीम के प्लेयर्स आउट हो रहे थे वहां पर बी टीम ने अपनी बॉलिंग फिर इतनी अच्छी की कि जो ए टीम के प्लेयर्स थे उनसे आराम से खेला गया। 181 कर लिया उन्होंने। फिर बी टीम ने कहा यार 181 में कम से कम 50 रन या 40 रन का मार्जिन रखें, फिर 147 पर बी टीम आउट हो गई। तो ये कल का मैच का खुलासा है। अब उन्हें बड़े मज़ेदार और अच्छे मैचेस। बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया का मैच जो हुआ डकवर्थ लुईस सिस्टम के तहत बांग्लादेश हार गई। 140 पर 5 आउट थे, ऑस्ट्रेलिया ने 100 किए, उनके सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट थे 11.2 ओवर में। वैसे भी वो जीत ही जाते और डकवर्थ लुईस सिस्टम पर उन्हें जीत मिल गई। तो ऑस्ट्रेलिया एक मोमेंटम के साथ खेल रही है। मेरे लिए इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, उस पर भी डिस्कस करेंगे और ज़रा पुराने मैचेस पर भी बात करेंगे। वेस्ट इंडीज़ यूएसए के साथ टकराएगी, उस पर भी बात करेंगे। वर्ल्ड कप में अगर कोई नहीं खेलेगा तो वो सिर्फ पाकिस्तान होगी। दुख की बात है हमारे लिए, और हम इस पर डिस्कशन इसलिए करते हैं कि ले देकर पाकिस्तान के गम हम सबको याद आ जाते हैं। फिर हमने देखा कि गैर ज़रूरी तौर पर ये बात करना इसलिए भी मेरी ज़रूरी है कि मैं देख रहा हूँ मुख्तलिफ हवालों से। अब जाहिर है कि बाबर आज़म एक ब्रांड है पाकिस्तान के, क्रिकेट का बड़ा नाम है। बाबर आजम के खेल पर तनकीद करें, उसकी कैप्टनसी पर तनकीद करें। वो क्या खाता है, वो क्या पहनता है, वो क्या ख़रीदता है, ये बाबर आजम की सवाबदीद है। कौन सा भाई उसको क्या गिफ्ट करता है, ये भी उनके घर का मसला है। बाबर आजम की अर्निंग और उसका टैक्स देने की रेशो, ये मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूँ, इतनी होगी कि आपके यहाँ बड़े से बड़ा सियासतदान या बिजनेसमैन नहीं दे रहा। चाहे तो FBR से आप चेक कर लें, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन सारा कुछ है, मौजूद है। हैरत की बात यह है मेरे लिए कि जिनको क्रिकेट की नॉलेज नहीं, जिनको क्रिकेट के बारे में पता नहीं, जिनको उसके डायनामिक्स नहीं पता, उन्होंने मलिक रियाज समझ लिया, वो पीछे ही पड़ गए। भाई इस मुल्क में आप किसी को छोड़ दें, जान छोड़ें और अपना काम आप करें। हर किसी को ब्लैकमेल करने का ठेका ना लें इस मुल्क में। और इस तरह की ब्लैकमेलिंग से आप ही की इज्जत जाती है, किसी और की नहीं। कुछ था, कुछ है तो जाके दें, फिर FBR को दें, FIA को दें ना। आप अपने व्लॉग के चक्कर में गलत सलत, पहले तो आप टैक्सेस के पैसे को लेके बैठ गए, आपको पता ही नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गवर्नमेंट से फंड नहीं लेता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उल्टा गवर्नमेंट को पैसे देता है, आपकी हॉकी को चलाता रहा है, उसको पैसे देता रहा है, दीगर खेलों में इन्वेस्ट करता है। आप कहते हैं जी पाकिस्तान की मईशत पे कैसे बोझ है भाई। एक इदारा कमाता खुद, लगाता खुद। ठीक है जी, अब ज़रा हमारे गेस्ट पैनल भी साथ है, जिसका जो दिल कर रहा है बोले चला चाह रहा है। डॉक्टर हफीज़ अमान साहब इंटरनेशनल अंपायर भी हैं, क्रिकेट क्लब भी रन किया, बहुत कुछ। हफीज़ अमान साहब के क्रेडिट पे हमारा रेगुलर पैनल भी है, हमारे साथ मौजूद हैं। क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ साबिर हुसैन साहब मौजूद है। आज स्पेशली हमारे दोस्त, हमारे भाई, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर काशिफ मजीद ने हमें ज्वाइन किया। काशिफ मजीद और डॉक्टर हफीज़ साहब का आंकड़ा है बड़ा ज़बरदस्त और पुरानी यारी दोस्ती है, और दोनों क्लब क्रिकेट से एक दूसरे को जानते हैं जी। नहीं, तो पहला तारुफ हम दोनों का बैडमिंटन का। लो जी डॉक्टर साहब, मैं ज्यादा बताना नहीं चाहता कि हवेलियां में हमने क्या किया और हमारे साथ क्या हुआ, लेकिन 2003 हवेलियां इंटर बोर्ड से हमारा पहला तारुफ है और हम बैडमिंटन में थर्ड हुए थे, ब्रॉन्ज मेडल लिया था। बाकी की कहानी फिर कभी सही। चल यही बहुत हो गया। अच्छा जी, इसलिए काशिफ आपसे, क्योंकि आपने भी ऑफ द रिकॉर्ड भी कहा भाई आपकी बिरादरी से है, तो शुरुआत यार नॉलेज नहीं है काशिफ। आप तो देखें क्रिकेट खेले, आप इस सिस्टम का हिस्सा हैं, आपको पता है फर्स्ट क्लास क्रिकेट बोर्ड ये क्या होता है। यार पहले ज़रा सारे सुनने वालों को क्लियर करें, जो मैं काफ़ी दिन से भी कर रहा हूँ, डॉक्टर हफीज़ ने भी किया, साबिर ने भी किया, ये गलतफहमी लोगों की तरह दूर फरमाएं कि भाई टैक्स के पैसों से बोर्ड चलता है। नहीं चलता। बोर्ड अपनी कमाई खुद करता है, अपनी अर्निंग इतनी ज़्यादा करता है कि उसके अपने असासे हैं, ये सारे उल्टा वो असासे और टैक्सेशन पे करता है। अच्छा, वैसे ना इसका जवाब ये होना चाहिए था कि जिन्होंने डॉक्टर साहब की नहीं सुनी, जिन्होंने आपकी नहीं सुनी, साहब मेरी क्या सुनी। बट अगेन चूंकि हमारा कहना फर्ज है और मैं क्रिकेटर हूँ और क्रिकेटर्स के बिहाफ पे बात कर सकता हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ मुहले का इदारा नहीं है। एक बात, इस बात को मैं ये स्टार्ट इसलिए करूं, जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड होता है ना, उनको ग्रांट जाती है स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से, जो कि अल्टीमेटली गवर्नमेंट की तरफ से जाती है।
तो पाकिस्तान का जो क्रिकेट है वो एंटायरली डिफरेंट बॉडी है, उसका कोई ताल्लुक स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ नहीं है। एक अलहदा बॉडी होने की सूरत में वो अपने रेवेन्यूज खुद कमाती है, चाहे वो आईसीसी की मद में हो या फिर वो अगेन स्पॉन्सरशिप की मद में हो, ब्रांड एंडोर्समेंट की मद में हो, कोई भी हो, गेट मनी हो, कुछ भी हो। और जब वो अपने पैसे खुद कमाती है, अपने एम्प्लॉयज़ को देने के बाद, एक भारी भरकम टैक्स पाकिस्तान गवर्नमेंट को देने के बाद, अपने प्लेयर्स को देने के बाद, फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है वो इमदादी कार्रवाइयों में भी रहती है। इमदादी मुझे कहना नहीं चाहिए था, लेकिन जब हॉकी को दिए गए थे पैसे वो इमदादी थी, वो सपोर्ट ही थी। चले मैं इस जुबान फरंग का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेता हूँ, आसान हो जाएगा, वो सपोर्ट ही थी। तो इसलिए जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बाबर आजम कप्तान है या बाबर आजम टीम का कप्तान होते हुए कुछ कमाता है तो वो मेरी जेब से नहीं जा रहा। बिल्कुल। और दूसरी बात, जब हम इस पैनल पे बैठते हैं, कहीं पे कोई पैनल पे बैठते हैं ना, तो बाबर आजम का कंपैरिजन ड्राइव मारते हुए कोहली के साथ हो रहा है, स्ट्राइक रेट का कंपैरिजन डेविड वार्नर के साथ कर रहे हैं, उसकी जो एवरेज का कंपैरिजन एबी डिविलियर्स के साथ कर रहे हैं। तो भाई इसके कमाए गए पैसों का कंपैरिजन भी इन तीन लोगों के साथ करके देखो, 25% भी नहीं निकलेगा बाबर आजम का कमाना। बहुत अच्छी बात। तो जब बाबर आजम का कमाना इनके कंपैरिजन में 25% भी नहीं है तो थोड़ी देर को खामोश बैठ जाओ। ये बहुत सिर्फ ये सोचना कि बाबर आजम का कंपैरिजन अब मैं ग्रेड 17 के बंदे के साथ कर दूं, तो ऐसा नहीं है। ये ज्यादती वाली बात है, बिकॉज उसका कंपैरिजन उसकी फील्ड के लोगों के साथ होगा, मेरी फील्ड के लोगों के साथ मैंने नहीं यही होगा। तो शुरू में कहा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये मेरा ख्याल है बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बात है साबिर, कि हाँ जब आप ये कंपैरिजन कर रहे हैं जी, उसकी क्लास यूं, उसकी ये, उसकी ड्राइव यूं, तो वो यूं, उसकी कैप्टेंसी, तो फिर ये भी करके देखिए ना यार कि विराट कोहली के मुकाबले में वो कहाँ खड़ा है, कितने पैसे कमा रहा है, या पैट कमिंस हो गए, या स्मिथ हो गए, या केन विलियमसन हो गए, तो ये भी ज्यादती है। अच्छा, कोई कमा रहा है, किसी को क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल सही सर। देखें काशिफ मजीद ने जिस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, देखें ये क्रिकेटर, एक्स क्रिकेटर होने के नाते ये काफ़ी जो हमारे व्यूअर्स हैं ये उनके लिए एक अच्छी लर्निंग है। देखें कि आपको क्या सच्चाई हकीकत आपको एक एक्स क्रिकेटर की तरफ से मिल रही है। हमने इनफेक्ट पिछले हफ्ते भी कहा था, जब एक्स ना था, मैं भी खेल रहा हूँ कल काशिफ से कहा कि मैं भी खेलूंगा काशिफ के साथ। अभी हम भी अंडर 19 के ट्रायल्स देंगे अभी। तो खैर अभी सर देखें, हमने लास्ट वीक भी कहा था वर्ल्ड कप शुरू होने के बाद भी कि देखें हमारे कुछ जो हजरात हैं सारे हमारे लिए काबिल एहतराम है, मगर कहीं ना कहीं पे ये जब आप कहते हैं ना तो लोग आपको सुनते हैं कि जी हमारे मुल्क के पैसा ज़ाया कर रहे हैं, हमारे टैक्सेस पे पल रहे हैं। तो ये चीज़ें हमने 2 हफ्ते पहले भी कहा था और आज बड़े अच्छे तरीके से काशिफ साहब ने भी इसको एक्सप्लेन किया है। तो देखें हमें उनकी जो टेक्निकल चीज़ें जो उनकी खेल के हवाले से, उसके हवाले से हमें बात करनी चाहिए, ना कि हमें ये बात करनी चाहिए कि उसके पेरेंट्स ने क्या किया, इसने गाड़ी कहाँ से ली, ये किया वो किया। देखें ये गलत इमेज आप लोगों को पोर्ट्रे कर रहे हैं। देखें ये हमारे रोल मॉडल से आजकल के जो बच्चे हैं, एडअप कर दूं, मैं आपको बड़ा क्लैरिटी से बताऊं, बाबर आजम को जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जी वो बोर्ड के थ्रू आते हैं, बाबर अकेला उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। ये भी आपको बता दूं, बोर्ड को भी उसका हिस्सा जाता है उस कैंपेन का। जो एडवर्टिजमेंट है ना बाबर आजम, एक एडवर्टिजमेंट का हमारा सुपरस्टार जितने पैसे लेता है और जितने की वो गाड़ी है, वो एडवर्टाइजमेंट के पैसों में वो 2 या 3 गाड़ियां एक एडवर्टाइजमेंट के पैसों में ले सकता है। भी आपको बता रहा हूँ, इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है सर। किसी की इज्जत इस तरह उछालना अपने वीलॉग्स के लिए ये बड़ी बड़ी बुरी बात है, क्योंकि देखें इस पर्टिकुलर एज में आपने पूरी दुनिया कवर की हुई है, कहीं ना कहीं पे ये चीज़ें आपको ज़ेब नहीं देती। और सिर्फ एक नहीं सर, काफ़ी सारे जर्नलिस्ट हैं जो इस तरीके से बातें कर रहे हैं, मगर मैं फिर वही कहूँगा कि हमारे लिए सारे काबिल नॉन क्रिकेटिंग मैं कहता हूँ उन्हें। देखें आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नहीं है, आपको शौक चढ़ गया कि जी हमने हाँ मलिक रियाज के पीछे पड़ गए थे तो ये कर, ये ब्लैकमेलिंग है, अच्छी चीज़ नहीं है। मैं तो आप कैटेगोरिकली कह रहा हूँ कि ये अच्छी चीज़ नहीं है। आपके पास कुछ है तो जाके दें ना, FIA को दें, आप जाके FBR को दें, आप उनसे बात करें ना। सर देखिए ना, बड़ा आसान होता है। हम एक टीवी चैनल पे क्रिकेटर को सुन रहे थे, एक्स क्रिकेटर हैं, वो भी यही कह रहे थे कि देखें बड़ा आसान होता है आप किसी की भी इज्जत इस तरीके से उछाल दें, मगर बुरा इमेज आप क्योंकि दुनिया आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया आपको बाप के पड़ोसी मुल्क देखते हैं, तो कहीं ना कहीं पे देखें ये आप एक बुरा इमेज अपने खिलाड़ियों के बारे में क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं लोगों को। देखें हमारा जो इमेज है पाकिस्तान क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, खास करके जो पिछले जो 5-6 साल आप देखते हैं, सिक्योरिटी के मसले मसाइल थे, क्या क्या इशूज़ हमारे नेबर कंट्री से, क्या इशूज़ थे हमारे स्पोर्ट्स के वाले से, मगर कहीं ना कहीं भी हमारा जो इमेज है वो रिवाइव हुआ है। तो अगर इस तरीके की बातें हमारा अपना जो है वो पॉलिटिकल मीडिया ही कहना चाहिए, सोशल मीडिया कहना चाहिए, मगर वो देखें आप नेगेटिव इंपैक्ट आपका ऑब्वियसली पड़ता है और प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पे ये चीज़ें अफेक्ट होती हैं। बेशक प्लेयर्स काफ़ी कहते हैं कि जी हम सुनते नहीं हैं, हम मोबाइल नहीं देखते, हम ट्विटर नहीं देखते, वो देखते हैं, वो भी इंसान है, इमोशंस हर किसी की होती हैं, फीलिंग्स हर किसी की होती है। कहीं ना कहीं पे अगर वो एक दिलो जान से देखे खेलते हैं, रिजल्ट आना ना आना एक अलग चीज़ है, मगर उनकी पर्सनल आप लाइफ में जाके उनको हिट करते हो, उनके करेक्टर पे जाके आप हिट करते हो, तो कहीं ना कहीं पे ये नाकाबिल बर्दाश्त है। प्लेयर्स बेशक ना देखें,
अवाम देखती है, फिर अवाम हारिस रऊफ वाले वाकयात करती जी जी जी। हम प्लेयर्स का माइंड नहीं बना रहे होते, वो प्रोफेशनल वेल है, वो प्रोफेशनल्स हैं, उनको उनके साथ वो क्या साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं जी। वो वेल ट्रेन्ड भी होते हैं एट टाइम्स, जो कि सीजन्ड है, जो कि एस्टैब्लिश क्रिकेटर्स है। नए वाले को परेशानी हो सकती है, लेकिन इस तरह की वीलॉग्स करके या इस तरह की बातें करके या फिर मैं तो क्रिकेटर्स व्यूअरशिप के लिए, ये तो व्यूअरशिप के लिए चले, एक ऐसे साहब है जिनका कोई लेना देने नहीं। मैं तो उन साहब का भी तस्करा करूंगा जिन्होंने कहा जी बाबर सामने 3 छक्के मार दे मैं अपना यूट्यूब चैनल छोड़ दूंगा। बहुत गलत बात। तो नहीं छोड़ा, बाबर ने अगले मैच में आयरलैंड के खिलाफ एक मजे की बात है, जिस चैनल पे उन्होंने ये बात कही उसी चैनल पे बैठ के एक एक्टर ने उनसे कहा जी आपने बंद कर दिया अपना यूट्यूब चैनल। ये भी बहुत बड़ी बात हुई है। अगेन इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि वो तमाम लोग के जो कि जहनी तौर पे किसी भी किस्म की फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, हमारे पास क्रिकेट ही एक एंटरटेनमेंट रह गई है जो कि पॉजिटिव है, एक हेल्दी एक्टिविटी है, उससे जो नाला लोग हैं वो फिर ये हारिस रऊफ वाले वाकयात दोहराएंगे। और अनफॉर्चुनेटली इसका अगर आप लॉन्ग टाइम देखें, अगर इनको नहीं रोका गया तो पाकिस्तान में कोई भी स्टार बनना ही नहीं चाहेगा। यस, हार्षा भोगले बॉर्डर पार का एक कमेंटेटर है, वो कहता है कि पाकिस्तान के पिछले 5 से 7 सालों में एक स्टार है जो कि ग्लोबली रिनोन्ड है इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट, और सबसे ज्यादा तनकीद भी वही सहता है, दैट इज बाबर आजम। सर आई वुड से द लास्ट सुपरस्टार वी हैड शाहिद आफरीदी, बस ठीक है। अब शाहिद आफरीदी का एरा अपने एंड पर था, बाबर का एरा अपने उरूज पर था ना, तो हम ये परेशान थे कि यार शोएब भी चला गया, वसीम भी चला गया, सारे। डॉक्टर हफीज साहब, सर ये जो आजकल चल रहा है कि व्यूवरशिप व्लॉगिंग के चक्कर में कुछ भी बोल दें, कोई भी बात कर दें और आप व्यूज़ ले लें, आपका ताल्लुक भी ना हो क्रिकेट, ठीक है। मैंने काशिफ को इसलिए आज ये बात करवाई, खुद क्रिकेटर है ना, और उन्होंने बता दिया कि भाई कैसे कैसे बोर्ड चलता है, कोई किसी से कोई फंडिंग नहीं है बोर्ड की, बल्कि बोर्ड शायद और फंडिंग बहुत सारी जगह कर रहा है। तो ये ज्यादती है कि हम अपने स्टार को उसकी गेम पर तनकीद करें। यार आप खेल के ऊपर करें, आप स्ट्रक्चर पे बात करें, लेकिन ये क्या हो गया कि पर्सनल अटैक शुरू हो जाए, तो ये चीजें इससे बचें। थैंक यू वेरी मच। मैं समझा था कि मुझे आप भूल ही गए काशिफ के चक्कर में। काशिफ ने आपको ऐसा वो डिप्रेस कर दिया मेरे बारे में। तो चलो खैर मेरा नंबर तो आ गया, वरना ये मेरा शागिर्द हुआ करता था, आजकल उस्ताद बन गया। नहीं डॉक्टर साहब ये आप ज्यादती करें, आप तब भी उस्ताद थे, आज भी उस्ताद है। आप मिडिल ऑर्डर में हमेशा से बारी करते हैं, मैं ओपन करता था। बहुत अच्छे ले जी डॉक्टर साहब। इसका मतलब ये हुआ कि इसीलिए मिडिल ऑर्डर आज तक ऐसी ही है। उस्तादों के हाथ चढ़ गए मिडिल ऑर्डर। जी डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक है सर भाई, आपने 100% दुरुस्त कहा कि ये सारे का सारा, खैर आपने सारी एक्सप्लेन कर दी, काशिफ ने तो बिल्कुल ही बहुत थोड़ी से अल्फाज में उसको मुकम्मल यानी कि जामे अल्फाज में बयान कर दिया कि ये किस तरह फंडिंग होती है। लेकिन मैं वैसे अगर अवामी अंदाज में बात करूं तो लोग इसको मुहावरतन यूज करते हैं, क्योंकि हम हर चीज में ऐसे ही करते हैं कि पाकिस्तान का पैसा फला जगह पे जाया हो रहा है, पाकिस्तान का पैसा फला जगह पे, उनको फैक्ट्स फिगर से, एफबीआर से या मईशत से, किसी चीज से, इकोनॉमी से कोई गरज नहीं होती। वो सिर्फ उनका एक बयानिया होता है कि हमने ये बात नेगेटिवली प्रमोट करनी ही करनी है, प्रोपेगेट करनी है। तो ये क्रिकेट भी उसी जुमरे में आती है, वरना उन लोगों का इतना लेना देना होता नहीं इस बात से, क्योंकि वो समझते हैं कि पाकिस्तान में हर इदारा जो भी है किसी भी किस्म का, उसकी फंडिंग सिर्फ गवर्नमेंट करती है। तो ये मुहावरतन मेरा ख्याल बोला जाता है। बहरहाल आपने क्लियर कर दिया कि ये सारी फंडिंग जो है वो खुद जनरेट करता है, ऑटोनोमस बॉडी है, इसका वजारत खेल से और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से डायरेक्टली उस तरह से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि उल्टा फंडिंग देता है। बाकी आपने जो सुपरस्टार्स की बात की 100% मैं एग्रीड हूँ। शुक्र है, बल्कि मुझे तो आज अच्छा लग रहा है कि ऐसे प्रोग्राम में हूँ कि जहाँ सारे के सारे हम ख्याल जमा हो गए, वरना आमतौर पर ऐसा होता है कि एक आध बंदा ऐसा होता है कि जो जिसने ठान के आया होता है कि मैंने बाबर के खिलाफ बात करनी और कुछ नहीं मेरे पास बेचने के लिए। साहब वो भी आपके बेस्ट फ्रेंड हैं। हम में से ना मशहूर होने का शौक किसी को नहीं है, पाकिस्तान में मशहूर होने के लिए लाजमी है बाबर आजम के खिलाफ बात करना शुरू कर दो। अच्छा ये ट्रेंड, ये काशिफ मैं एग्री करता हूँ, ये आजकल ये भी एक ट्रेंडिंग का हिस्सा है। सही कह रहे हैं। नहीं यार देखिए डॉक्टर साहब, आपको पता है मेरी आदत तो आपको अच्छे से पता है कि मेरे प्रोग्राम में मैं बाबर पे तनकीद भी करता हूँ, हमने बहुत की, लेकिन वो उसके गेम के बारे में होगी यार, वो प्लानिंग के बारे में होगी, मैच के बारे में। मैं ये नहीं कहूंगा कि बाबर आजम बैट्समैन ऐसा, भाई बाबर आजम जैसा बैट्समैन है, अब मैं तो नहीं उसको बता सकता दुनिया में सबसे क्लास का बैट्समैन, मैं कहूँ जी नहीं उसकी टेक्निक में ये फ्लॉ है, तो लोग कहेंगे भाई तुझे क्या बाबर आजम को अब तुम बताओगे। तो ये चीज़ बिल्कुल हम क्रिकेट पे बात करेंगे और हम अपने परफॉर्मेंसेस पे बात कर सकते हैं, हम उस दिन पे बात कर सकते हैं कि ये हो सकता था, वो हो सकता था, ऐसे हो सकता था। डॉक्टर साहब और काशिफ साहब और साबिर हमारे साथ हैं। अब मैं ज़रा वापस आऊँगा,
चूंकि मुझे पता है थोड़ी देर में फिर हम पाकिस्तान टीम पर जाएंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि वर्ल्ड कप के बाकी मैचेस पर भी हम बात करें, लेकिन हम बचते नहीं हैं, किसी ना किसी तरह रह जाते हैं उधर। तो आते हैं जी ब्रेक के बाद, फिर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। अच्छा काशिफ, कल का मैच मेरा ख्याल एक और चैनल पे थे हम साथ, आपका भी तकरीबन व्यू यही था कि ऐसा कुछ, मुझे लग रहा था कि यार इतना एक्साइटिंग कुछ नहीं होगा, ए और बी टीम का मैच है, और जैसे अफगानिस्तान उनके खिलाफ एशिया कप में, वर्ल्ड कप में खेलती आई है, वैसे ही वो आज भी खेलेगी। तो उसने वही किया। आप देखें रेत की दीवार साबित हुई और ऐसी ऐसी विकेट्स दी कि वाह वाह मजा आ गया। अच्छा, इसमें ना दो अंदाज से बात हो सकती है। रोप के अंदर की बात करते हैं, क्रिकेट की टेक्निकलिटीज की बात करते हैं। ठीक है, आप जब तक सर विकेटें भी दिखा दें प्लीज प्रोड्यूसर साहब, जब तक हम बात करें। जी एज अ करेक्टर में देखूं ना, तो मैं हमेशा से अफगानिस्तान की टीम को इस T20 फॉर्मेट में टोटल 4 से 5 प्लेयर्स की टीम कहता हूँ। 2 ओपनर्स, एक अजमतुल्लाह उमर ज़ई बैटिंग में, फारूकी और राशिद बॉलिंग में। ये समथिंग जो कि मैच कर सकते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को। अगर इनमें से कोई नहीं चलेगा, या राशिद आउट नहीं करेंगे, फारूकी आउट नहीं करेंगे, या ऊपर से बैट्समैन ये दोनों रन्स नहीं करेंगे, तो खत्म, दैट्स इट। सो कल भी यही हुआ, राशिद ने आउट किया तो फारूकी से आउट नहीं हुए, या चले एक आध हो भी गया, तो उसके बाद बाकी के जो 12 ओवर से वो, अब हम कहते हैं ना क्रिकेट में खुली कुट थी, वो हो गई। फिर बैटिंग की बात करें, पहले से सोच के गए हुए थे कि मैंने जाते ही अटैक करना है बुमराह पे, पहली गेंद पे चार्ज किया, दूसरी गेंद पे चार्ज किया, नेक हुआ, कीपर के ग्लव्स में चली गई, खत्म बात। इब्राहिम ज़दरान वन डाउन खेले, उनसे भी रन्स नहीं हुए, और अफगानिस्तान की टीम इतनी ही है, इससे ज़्यादा की अभी टीम नहीं है। इस पूरे वर्ल्ड कप में देख लें, मुझे रहमानुल्लाह गुरबाज इब्राहिम के अलावा किसी के रन्स नज़र नहीं आते, राशिद और मुजीब जो फजलुल हक फारूकी है उसके अलावा किसी के आउट नज़र नहीं आते। T20 फॉर्मेट की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि ये 2 परफॉर्मेंसेस पे भी पूरा मैच जीत लिया जाता है। टेस्ट क्रिकेट में आपको पूरी टीम की परफॉर्मेंस और सेशन बाई सेशन परफॉर्मेंस चाहिए। तो T20 4 घंटे का खेल है, 1.5 घंटे की इनिंग्स है, या 1.25 घंटे की इनिंग्स है, 2 बंदे परफॉर्म करते, एक बैटिंग में करते, एक बॉलिंग में करते, पूरा मैच सिमट जाता है। न्यूजीलैंड अच्छा कहा काशिफ आपने कि 2 ऊपर से ले लें आप परफॉर्मर इनके अफगानिस्तान के, और 2 बॉलिंग में, बिल्कुल सही। ये 4 से 5 प्लेयर हैं जो कि परफॉर्म करते हैं, और न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने किया, वो जीत गए। वेस्ट इंडीज के खिलाफ राशिद को रन्स हो गए, आराम से हार गए, ऊपर से ओपनर भी जल्दी आउट हो गए। भारत के खिलाफ राशिद ने अच्छा रन आउट किए तो फजल हक फारूकी को रन्स हो गए, और दोनों बैट्समैन जल्दी आउट हो गए तो आराम से हार गए। अब जो दूसरी बात, जो रोप के बाहर की बात है, जो कि हमें नजर आती है, जो बॉडी लैंग्वेज की बात है, ये हमें मान लेना चाहिए अफगानिस्तान को। अगर आज टेस्ट स्टेटस मिला है, और वो जो पहला टेस्ट जिस जगह पे जाके खेले, वो उनके साथ उनके बड़े अच्छे रवाबित हैं। जिनके साथ अच्छे रवाबित होते हैं उनके साथ आपको बाउंड्री के अंदर बड़ी अच्छी गपशप भी नजर आती है, चाहे वो राशिद गप मारे हैं सूर्य कुमार यादव के साथ, या बुमराह के साथ जो है वो इब्राहिम ज़दरान कर रहे, कोई भी आपस में चल रहे, बिकॉज वो IPL भी इकट्ठे खेल रहे हैं, टेस्ट स्टेटस में भी उनका हिस्सा है। भारत से कोचेस जा रहे हैं अफगानिस्तान में कोचिंग के लिए भी, ऑल्दो स्टार्ट पाकिस्तान ने किया था, बट अगेन खारजा पॉलिसी बदलती है तो हालात भी बदल जाते हैं। सो ये सारा कुछ आजकल चल रहा है। मुझसे क्रिकेट की बात की तो क्रिकेट में अफगानिस्तान का कोई जोड़ बनता ही नहीं है भारत के साथ। हाँ, बहुत बड़ा कोई अपसेट होगा, पाकिस्तान USA से बड़ा अपसेट होगा तो अफगानिस्तान इंडिया को जीतेगा। बहुत अच्छा साबिर। अच्छा, ये टेक्निकली बिल्कुल ठीक है, करेक्ट एनालिसिस है, ये बात सही है, लेकिन उसके बावजूद यार जब हाथ पांव छोड़ देती है ना टीम, मतलब साफ हर मैच में, कोई एक मैच ऐसा नहीं है, किसी एक टूर्नामेंट में ऐसा नहीं है कि लगाओ यार अफगानिस्तान इनके साथ खेलना चाहती है। तो देखें, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ अफगानिस्तान और इंडिया के मैच में। ये जो व्यूअर्स हैं, जो देखने वाले हैं, जाके जो एनालिस्ट एक्सपर्ट्स हैं, देखें उनकी प्रेडिक्शंस यही थी कि आसानी से इंडिया मैच जीत जाएगा, ख़ास करके जब वो उनके सुपर 8 में क्वालिफाई किया था और उनके ग्रुप में जाके वो टीम क्वालिफाई किया था अफगानिस्तान ने। तो काफ़ियों का यही था कि देखिए इंडिया तो ऑब्वियसली सेमीफाइनल में पहुँच जाए, क्योंकि वो आई थिंक बांग्लादेश को आसानी से हरा देगी, और ऑस्ट्रेलिया के साथ उनका टफ मैच होगा। वैसे वहाँ से भी वो जीत सकते हैं अगर उनके स्पिनर अच्छे उनको ऑस्ट्रेलिया को फंसा देते हैं। तो जहाँ तक कल की देखें मैच की बात है, तो बॉडी लैंग्वेज ऑब्वियसली वो आपका काफ़ी इम्पैक्ट होता है, और अफगानी प्लेयर्स को हमने देखा है अदर देन इंडिया, बाकी टीमों के खिलाफ उनका जो बॉडी लैंग्वेज होता है वो काफ़ी देखा एग्रेसिव होता है, वो बड़े पैशनेट होते हैं, जीतने के लिए विकेट्स की तरफ जाते हैं। या इवन जब पाकिस्तान के खिलाफ 2023 वर्ल्ड कप में जब 280+ चेस कर रहे थे, उस वक्त आप रहमानुल्लाह गुरबाज की बैटिंग देखें और कल की आप इनकी शॉट्स देखें, तो कहीं ना कहीं पे हमें एक अफसोस भी होता है और हंसी भी आती है कि आप इतने अरसे से खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया आपको देखती है कहीं ना कहीं पे, तो आपको जो देखिए फाइट करना चाहिए, फाइट करके हारें तो उसके बाद अब चलिए आप इतना अफसोस नहीं होता। मगर जिस तरीके से विकेटें कल गिर रही थी, जिस तरीके से रन्स बनाने दिए गए इंडियंस को, देखिए पिच मुश्किल थी और इंडियन बैट्समैन से जो खास करके पहले टॉप ऑर्डर थे,
रोहित शर्मा गए, उसके बाद तीसरा गया, उसके बाद उन्होंने उनको रन बनाने दे दिए। एग्जैक्टली तो सर कहीं ना कहीं भी देखें 150-60 स्कोर बनना चाहिए था, जिस तरीके की बॉलिंग हुई थी, जिस तरीके की इंडियन बैटिंग स्ट्रगल कर रही थी, मगर 30-35-40 रन एक्स्ट्रा बनवाए गए। जिस तरीके की देखें सेफ साइड। हाँ, और बैटिंग में सर देखें, बैटिंग में हमने अब जजाई को कल इन्होंने ये लेके आए हैं, पता नहीं उनका ना फुटवर्क है क्या है, अब खास करके इस बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट आप लेके आए इनको, ये कोई हॉलैंड या कोई आयरलैंड तो कोई या कनाडा पहले बिठाए रखते हैं, फिर बीच में अच्छा खासा विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जा रहे हैं, फिर ले आते हैं एक बंदे को, तो सर देखिए तो पहले से खिला दो ना। हाँ, तो ये देखें एक्सपेक्टेड था कि इस तरीके की परफॉर्मेंस। अब देखें नबी को आपने बॉलिंग करवाई, उन्होंने देखे 30 रन दे दिए। अटैक आपको पता है कि यार सुबह का मैच है, 10:30 बजे मैच है, मॉइस्चर भी है, तो आप नवीन से करा लें फास्ट बॉलिंग, जो पहले पावर प्ले में कम से कम पता भी है कि रोहित शर्मा विराट कोहली इसी पर्टिकुलर वर्ल्ड कप में फास्ट बॉलिंग के खिलाफ स्ट्रगल किया, वो जल्दी आउट भी हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं पे आप खुद उनको है ना, आप अपने पिछले वर्ल्ड कप में देख लें, एशिया कप में देख लें, T20 का हो या 50 ओवर का, तो अफगानिस्तान हमेशा जो है वो इस तरीके पहले से ही वो हथियार डाल देता है, तो कहीं ना कहीं भी अफसोस होता है हमें। हाँ जी डॉक्टर साहब, अफगानिस्तान वर्सेस इंडिया। तो मेरा तो ख्याल इस मैच पर इतनी बात होनी नहीं चाहिए जितनी हो रही है, नहीं होनी चाहिए। नहीं डॉक्टर साहब, उसकी वजह सुने, हमारे यहाँ क्या है कि पाकिस्तान ने जरा सा यूं खेल लिया तो उस प्लेयर की भी इंक्वायरी शुरू कर दे, इसकी भी इंक्वायरी शुरू, इधर पूरी टीम ऐसी खेलती है, पहला वर्ल्ड कप थोड़ी है, हमेशा ऐसे ही खेलती है, तो क्यों नहीं पूछते भाई इनकी भी इंक्वायरी करें। नहीं वो करते तो हम तो करें कम से कम पोस्टमार्टम। देखिए हम 2 दिन पहले आपने यही कहा था, एग्जैक्टली मुझे अल्फाज याद है, आपने इंट्रो में कहा था कि ए और बी टीम का मैच होगा, कल भी हमने यही बात की, आज फिर वही बात कर रहे हैं। तो ये इतना एक्सपेक्टेड था कि इसको अब काशिफ ने अच्छा एक्सप्लेन किया कि रोप के अंदर और रोप के बाहर की सियासत और रोप के अंदर क्या हो रहा है, सब कुछ नजर आ रहा है, वो इतना वाज़ेह है। जब रिजल्ट किसी भी मिनूस के भी मैच हुए थे ना, हमने कुछ ना कुछ उस पर बात की, PNG ने 40 पे आउट होगी, 50 पे आउट होगी, इसी तरह बरमूदा कुछ मैचेस में बहुत लो रह गई, नेपाल 1 रन से हार गया, साउथ अफ्रीका से खेल के हारा, कोई बात नहीं, ठीक है, एवरीथिंग वाज गुड। नजर आई कि लोग कि छोटी टीमें भी क्रिकेट खेल रही हैं, एफर्ट कर रही हैं एटलीस्ट, बेशक वो कम पे हार जाती हैं, दूसरी को नहीं पकड़ सकती दूसरी बड़ी टीम को, लेकिन यहाँ जब पहले से ही एक डिसाइडेड है, किसी बंदे के मुंह से ये नहीं निकला कि अफगानिस्तान मैच खेलेगा, हारना जीतना तो बात कर रहे हैं, वो तो रिजल्ट एट द एंड 3 घंटे के बाद रिजल्ट आएगा। जब मैच ही नहीं खेलना तो फिर हार जीत मानी क्या रखती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है इसमें। और जब इस तरह का रवैया चलता रहेगा तो मेरा ख्याल है कि बाकी टीमों के, जैसे हम बात कर रहे हैं ना, इस तरह सिर्फ पाकिस्तान मीडिया को नहीं बल्कि बाकी मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया को, खास तौर पे इंग्लैंड की मीडिया को, ऑस्ट्रेलिया की मीडिया को, बाकियों को सामने आना चाहिए कि इस तरह के रिजल्ट कंटिन्यूअसली आ रहे हैं। वही अफगानिस्तान जो न्यूजीलैंड को 75 पे आउट कर देती है, वही अफगानिस्तान जो सुपर 8 में क्वालिफाई कर जाती है, बड़े तुमतराक से क्वालिफाई कर जाती है, यकदम आके ढेर क्यों हो जाती है और हमेशा इंडिया के सामने होती है। तो इस पर सवालात तो हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन इनको एड्रेस कौन करेगा, हम ही करेंगे, इससे बाहर नहीं जाएगी बात, मुझे नहीं लगता। ये बात सही है। अच्छा जी डॉक्टर साहब, पहले आपसे ही पैट कमिंस, कमाल की बॉलिंग, हैट्रिक, मजा आ गया। वैसे खैर बॉलर ही वो अच्छा है, लेकिन आप देखें ना कि क्या टीम है वो, उन्होंने जब जीतना शुरू कर देती है तो फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखती, फिर वो इस चक्कर में नहीं रहती कि इसकी बारिश हो जाए, उसके से मैं पॉइंट हार जाए, वो उससे कम में आ जाए, तो ये चक्करों में नहीं रहती, वो फिर खेल कर जाते हैं। सर ऑस्ट्रेलिया मेरा ख्याल जो क्रिकेट खेलती है ना, वो ऑस्ट्रेलिया ही खेलती है, बेशक वो चेस की गेम की तरह मोहरे दिखा दिखा के फिट करती है जहां जहां उसको जरूरत होती है, वो बैटिंग में हो, बॉलिंग में हो, प्लानिंग में हो, फिर एग्जीक्यूशन में हो, फिर कैप्टनसी में हो, एक एक बंदे से वो काम लेना जानते हैं। अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया मुझे लगता है कि पिछले 5-6 साल से उतनी बड़ी टीम नहीं है, यानी कि सुपरस्टार्स के लिहाज से अगर बात की जाए, जैसे इंडिया की टीम में सुपरस्टार्स हैं या बाकी टीमों में सुपरस्टार्स होते हैं, इंग्लैंड में इवन है, ऑस्ट्रेलिया में उतने बड़े नहीं नजर आते आपको, लेकिन वो एज अ टीम हमेशा ही अच्छा खेलते हैं। इवन अगर आप देख ले स्टीव वाह के दौर के बाद आपको सुपरस्टार कम होते हुए नजर आए हैं, इक्का दुक्का 2-4 बार, लेकिन जितने भी लोगों ने वहां पर अपना रोल प्ले किया है वो पॉजिटिव रोल प्ले किया है। इसके बावजूद कि अब वार्नर पर कितना क्रिटिसिज्म हो रहा है कि इसको बाहर चला जाना चाहिए, बहुत टाइम हो गया, रिटायरमेंट लेनी चाहिए, बट ही इज स्टिल विद द टीम। तो मसला ये है कि वो एज अ टीम देखते हैं और अपनी कमजोरियां जहां जहां हैं वहां पर वो प्लानिंग के साथ उसको बंदा वहां पर फिट करते हैं, वो पूरा उतरता है। और फिर पैट कमिंस की आपने बात की, तो पैट कमिंस को काम लेना आता है, वो इत्तफाकिया बन गए, कैप्टन तो खैर इत्तफाकिया बन गए किसी वजह से, लेकिन वो अगर ना वो इत्तफाक होता तो शायद ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े कप्तान से महरूम रह जाता। इतना कूल एंड काम और चेहरे पर मुस्कुराहट सजाया हुए कैप्टन मैंने पहले ऑस्ट्रेलिया में कम से कम नहीं देखा।
अच्छा, एक छोटे सा ब्रेक, फिर काशिफ और साबिर के साथ भी इस पर डिस्कशन, और फिर इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का मैच, ये भी अहम मैच होगा। साउथ अफ्रीका ने लास्ट मैच अच्छा खेला, जीती, और मेरा ख्याल है कि उस मैच में यूएस से भी बहुत अच्छा खेली। यूएस से अपने तजर्बे से हार गई तो हार गई, लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा खेली। वापस आते हैं जी ब्रेक से, इस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी। अच्छा काशिफ, पहले ज़रा हम बात करेंगे इस मैच पर जो बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हुआ, फिर मैं ज़रा इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका वाले मैच पर भी बात करूंगा। बांग्लादेश, और जाहिर है कि अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कमज़ोर टीम तो है, लेकिन बहरहाल अरसे से टेस्ट प्लेइंग नेशन है, कोई इंप्रूवमेंट भी नहीं आई इस टीम में। बड़ी वजह आपके नज़दीक क्या है बांग्लादेश के स्ट्रक्चर की? और पैट कमिंस के हैट्रिक पर भी करेंगे यकीनन बात। बांग्लादेश के हालात और बोर्ड के उनके हालात, टीम के हालात ऐसे ही हैं। कितनी पुरानी बात है कि शकीब और तमीम के दरमियान कप्तानी के मसले चल रहे थे। तमीम कभी रिटायरमेंट ले रहे थे, फिर वजीर आजम से मिलते थे, रिटायरमेंट वापस ले लेते थे, कप्तानी छोड़ते थे, फिर मुलाकात होती थी। सो मोस्ट प्रोबेबली उनका अगेन मुझे जब मैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग को देखता हूँ तो ऐसे आपको क्रिकेट नजर ही नहीं आती, वहाँ पे क्वालिटी नजर नहीं आती। फिर एक और चीज़, वो आज तक अपने स्पिन नेट से आगे नहीं बढ़ सके कि जी स्पिन करके हम टीम्स को फंसा लेंगे, ऐसा नहीं होता। फिर शायद अपनी क्रिकेट को बहुत ज़्यादा चेंज भी नहीं कर सके। द मोमेंट बांग्लादेश ने एंट्री ली थी वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट में, 99 वर्ल्ड कप से स्टार्ट कर लेते हैं, हमें स्पिन ही नजर आ रही है। आज तक क्वालिटी फास्ट बॉलर नजर नहीं आया। इन्वेस्ट करना पड़ता है, अपनी कमजोरियों को देखना पड़ता है कि भाई हमसे ये नहीं हो रहा, हमने करना है। ज़्यादा पुरानी बात है, MRF एकेडमी स्टार्ट हुई थी फास्ट बॉलर्स की भारत में, तो मुनाफ पटेल और एक पूरी जो है लॉट निकल के सामने आई थी। हमने कभी बांग्लादेश में ऐसा कोई इकदाम देखा ही नहीं। अगर फास्ट बॉलर्स नहीं है, मशरफी मुर्जा आखिरी अच्छे फास्ट बॉलर रहे थे, या मुस्तफीज आए, तो उसके बाद क्यों नहीं आ रहे? इन्वेस्ट करना है। बैटिंग की बात करें, आज भी मुझे लैक ऑफ मैच्योरिटी नजर आती है। 2007 में इन्होंने भारत को शिकस्त दी थी वर्ल्ड कप में, वही जनरेशन ऑफ क्रिकेटर्स अभी तक मौजूद हैं, वही काबू किए हुए इन्होंने। फिर स्टार्स बहुत जल्दी बन जाते हैं। शकीब उनके स्टार बन गए, तो हमने कितनी वीडियोस देखी जो डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने कभी विकेट उठा के फेंक दी, कभी लड़ाई कर ली, कभी ये कर लिया। सो वो भी मुझे लगता है शख्सियत परस्ती के कायल हो गए हैं। वो भी इस शख्सियत परस्ती से आगे निकल के अपनी क्रिकेट को एक्सपैंड नहीं कर रहे। तो नतीजा भी वैसा ही है कि किसी दिन जीत गए, तुक्का लग गया, किसी दिन हार गए, वो लोग नहीं चले, बिकॉज न्यू ब्रीड ऑफ क्रिकेटर्स वहां पर नहीं आ रहे, और ये शायद उनकी शिकस्त की सबसे बड़ी वजह। बहुत अच्छे। अच्छा, पैट कमिंस की हैट्रिक काशिफ बड़ी प्यारी लगी मुझे, और खैर वो बॉलर भी शानदार है, और अच्छे राउंड्स, मेजर राउंड्स में खेलने के लिए टीम को ऐसे खेलना चाहिए। काशिफ क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया एक ब्लेस्ड कंट्री है, क्योंकि उनका जो कल्चर है स्पोर्ट्स का वो बहुत डेवलप है। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले अपने 2-4 दोस्तों से बात करें तो सुबह 5:30 बजे सड़क ब्लॉक हो जाती है, बिकॉज हर ऑस्ट्रेलियन की ख्वाहिश होती है कि अपनी नौकरी पे जाने से पहले कुछ टाइम जो है वो फिजिकल फिटनेस को दे लिया जाए, चाहे वो प्रोफेशनल गेम के हवाले से हो, एमेच्योर हो, या सिंपल फिजिकल फिटनेस के हवाले से। और मैं मेरे बड़े अच्छे रिजवान आजम दोस्त है बैडमिंटन के, वो पहली दफा जब 5:30 बजे निकले थे तो सड़क ब्लॉक मिली थी, उन्हें परेशानी हो गई थी। तो ये उनका कल्चर है। सो इस कल्चर को लेके जब वो स्पोर्ट्स में उतरते हैं तो ये जो प्रोफेशनलिज्म है, ये टीम में आने के बाद, ये इंटरनेशनल गेम में आने के बाद नहीं आता। वो ऐसा नहीं होता कि किसी ने तुक्के में देख लिया कि बड़ा अच्छा खेला तो वो टीम में शामिल हो गया। एक प्रोसेस के जरिए से आते हैं। वो प्रोसेस ना सिर्फ उनके टैलेंट को, ये स्किल सेट को उभारता है, बल्कि उनके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स जो वो भी अच्छे होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखिए, हमें किसी भी कौम की हिस्ट्री जाननी होती है। जेम्स कुक से लेकर आज तक का जो ऑस्ट्रेलिया का सफर है वो बड़ा मुख्तलिफ है। जब वह डिस्कवर किया गया था और उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया आई तो एबॉर्जिनीज वहां पे मौजूद थे, फिर कॉलोनाइजेशन होती है। ये सारा जो संगम बनता है, ये उन लोगों को बनता है जो ज़हनी तौर पे बड़े शार्प थे। वो जो शार्पनेस है आज भी वहां पे एग्जिस्ट करती है, सिर्फ उस शार्पनेस को पॉजिटिविटी की तरफ ले गए, कल्चर डेवलप कर लिया जहां पे स्पोर्ट्स भी फ्लरिश कर रही है, जहां पे इकोनॉमी भी फ्लरिश कर रही है, और यही समरात उनके हमें मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में नजर आते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, शख्सियत परस्ती, जो सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा मसला है। कितना क्राउड इकट्ठा हो गया था जब पैट कमिंस गोद में ट्रॉफी लेके वर्ल्ड कप की वापस जा रहे थे। अकेला बंदा ट्रॉफी लेके जा रहा है, को 5वीं-6वीं दफा वर्ल्ड कप जीत लिया। उनके लिए ऐसे ही था जैसे रोज की बात होती है। और वो पैट कमिंस ट्रॉफी लेके वापस जा रहे हैं। आधी टीम जो है वो इंडिया में अगली सीरीज खेल रही है। ट्रॉफी की दुरूनुमाई भी टीम के आने पे हो गई, 4-6 बंदे इकट्ठे हो गए, तस्वीरें खींची हैं, यू नो कहते हैं अप टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन। सो मोस्ट प्रोबेबली इस अंदाज से क्रिकेट को चलाया जाता है। सो लेट्स नॉट गेट इनटू दोस डिटेल्स कि जहां पे ऑस्ट्रेलिया हमसे बहुत आगे है और वो सेलिब्रेट कर रहा है। चलिए, गुड हो गया जी। साबिर,
जी सर, देखें सबसे पहले बहुत बांग्लादेश, अच्छे, वैसे ये बहुत ज़बरदस्त और बड़ा सही समराइज किया जी है। जी काशिफ ने बड़ा एक तरीके से बांग्लादेश के बारे में जिस तरीके से उन्होंने कहा, देखें ये फैक्ट है कि ये 2007 से वही प्लेयर्स हैं, शाकिब अल हसन हो गए, बड़े बड़े नाम को देखें, ये सही कह रहे हैं, जल्दी स्टार बना देते हैं बांग्लादेश वाले। कोचेज इनको अच्छे मिले हैं, चाहे डेवॉट मोर हो, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन कुछ कोचेज टॉम मूडी भी आए थे, कुछ और कोई वेस्ट इंडीज़ के फास्ट वॉश जो हैं फास्ट बॉलर, वो उनके कोच रह चुके हैं। तो उनके पास कोचेज तो अच्छे हैं, मगर जो उनका बोर्ड का अपना विद इन द सिस्टम है, हमारा कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलेट करता है पीसीबी से, तो कहीं ना कहीं पे वो उनके प्रॉब्लम्स हैं और वो अच्छे भले खिलाड़ी पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, उनके पास यंगस्टर्स काफ़ी अच्छे नहीं, अगर आ रहे हैं तो उनके ऊपर प्रॉपर काम नहीं हो रहा। हमने काफ़ी पैचेस में देखे हैं, कुछ टूर्नामेंट्स में कुछ एक दो अच्छे स्पेल्स देखे हैं, अच्छे एक दो बैट्समैन देखे हमने, देखे ना। अब सोमिया कुमार आई थिंक सोमिया सरकार, वो भी उनके अच्छे काफ़ी बैट्समैन थे, उनको हटा दिया। अब कल के मैच की देखें आप, अब कोई भी किसी से भी आप पूछेंगे तो जी बांग्लादेश का अच्छा भला बैट्समैन कौन है, हर कोई कहेगा जी शाकिब अल हसन, महमूदुल्लाह। कल शाकिब अल हसन छठे नंबर पे आते हैं, महमूदुल्लाह 7वें नंबर पे आते हैं। तो देखिए इससे क्या आप मैसेज शो, आप सीनियर खिलाड़ी तो आप आगे आए, आप कम से कम तीसरे चौथे नंबर पे हैं, आप अपनी टीम को देखें। अच्छा, बाकी टीमों के अगेंस्ट वो चौथे पर भी आ जाते हैं। नीदरलैंड के खिलाफ, जी नीदरलैंड के खिलाफ वो शाकिब ऊपर आए थे, उन्होंने काफ़ी यूजफुल रन बनाए थे। तो ये देखें ज़रूरी होता है कि आप इतने अरसे से खेल रहे हैं और आप एक सीनियर प्लेयर हैं, तो कहीं ना कहीं पे आपका रोल बनता है कि आप टीम के आगे फ्रंट पे आके लीड करें। तो खैर जो शांतु है उस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म होता है बांग्लादेश का जो लोकल वहाँ पे मीडिया है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पे जो बोर्ड के चेयरमैन हैं उनके साथ काफ़ी उनके लिंकेजेस हैं, तो उस वजह से उसको भी लेके आए कप्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जहाँ तक देखें ऑस्ट्रेलिया की बात की, तो ऑस्ट्रेलियन देखें हमने शुरू से यही देखा है कि वो मेंटली बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। पैट कमिंस पहले ऑस्ट्रेलियन बॉलर नहीं है जिन्होंने T20 में हैट्रिक की, इससे पहले 3 बॉलर्स और भी थे, चाहे ब्रेटली हो, चाहे एस्टन एगर हो 2020 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उससे पहले उसके बाद अब नेथन एलिस जो थे उन्होंने भी 2022 में आई थिंक 23 में बांग्लादेश के खिलाफ हैट्रिक की थी। तो देखिए इनका सिस्टम बड़ा एक स्ट्रीम लाइन से वो चलते हैं, प्रोसेस के थ्रू आते हैं सर। तो अच्छा चलिए वापस आते हैं जरा इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के मैच पे। काशिफ, किसका पलड़ा बेहतर देख रहे हैं, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका? बराबरी का मैच है। मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका की बॉलिंग का टेस्ट है अगेंस्ट इंग्लैंड बैटिंग, बिकॉज बड़ा कंप्लीट सेट नजर आता है जब से साउथ अफ्रीका की बॉलिंग देखता हूँ। और हिस्टोरिकली फास्ट बॉलर्स उनके हमेशा से अच्छे रहे, सिंस 1991 जब से वो वापस आए क्रिकेट में, हम उनको फॉलो करें। फास्ट बॉलर्स का तो मसला ही नहीं हुआ, और देयर वाज ऑलवेज अ क्वालिटी फास्ट बॉलर जो कि वर्ल्ड बीटर होता है उनकी साइड में रहा। अभी केजी रबादा वहाँ पे मौजूद है, एंड्रिक नोकिया मौजूद है। सो इस मर्तबा जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो उनका लेफ्ट आर्म स्पिनर केशव महाराज है। अगेन सेंटनर और महाराज दो ऐसे स्पिनर्स हैं वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट में जो आज भी बड़े दिल जिगरे के साथ फ्लाइट करके स्पिन करके बैट्समैन को आउट कर रहे हैं। शम्सी से इंप्रेस नहीं है काशिफ? शम्सी को एक मैच मिला, रिस्ट स्पिनर को रिदम लेने के लिए टाइम लगता है। देखिए शम्सी जिस तरह के स्पिनर है, वो राइट आर्म लेग स्पिनर है, वो लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर कहते हैं उनको, या अनऑर्थोडॉक्स कहते हैं। सो ये जो रिस्ट स्पिनर होता है ये रिदम पकड़ते में टाइम लेता है, और उन्होंने किसी ऑर्डिनरी टीम से मार नहीं खाई। जिस टीम ने उनके खिलाफ रन्स किए ना यूएसए, वो सारे इंडियंस थे, सारे इंडियंस बचपन से इस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, बचपन से स्पिनर खेल रहे हैं। आज उसका गोरे से मैच है, ठीक है। सो ये फर्क हमें देखना होता है। हम यूएसए कह के साइड पे तो हो जाते हैं यार यूएसए ने मार दिया, लेकिन बट हमें ये देखना यूएसए की तरफ से खेल कौन रहा है, अंडर 19 कैप्टन खेल रहा है, आईपीएल का प्लेयर खेल रहा है। आपको लग रहा है कि आज जो है साउथ अफ्रीका का पलड़ा भारी है? मोस्ट प्रोबेबली मेरी ख्वाहिश है साउथ अफ्रीका जीते, ठीक है। और शायद हिस्टोरिकली पहली मर्तबा उनके पास ऐसा कैप्टन भी मौजूद है जिसको वर्ल्ड कप जीतना आता है, दैट इज एडन मार्करम। पहली मर्तबा उनको एक ऐसा कैप्टन मिला है जिसने आईसीसी ट्रॉफी जीत रखी है, उसको जीत की ख्वाहिश भी है और जीत का मजा उसने चखा हुआ है। ठीक हो गया, मोस्ट प्रोबेबली इस बार चोक नहीं कर रहे। ठीक हो गया जी। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? माजरत के साथ काशिफ से मैं बिल्कुल मुख्तलिफ जा रहा हूँ। वो ये है कि मुझे लगता है कि इंग्लैंड जिस आ गई है ना जिस जगह पर, वैसे तो खैर वो उन्होंने ट्रेंड ही चेंज कर दिया पूरी क्रिकेट का, टेस्ट क्रिकेट में जैसे उन्होंने चेंज किया तो उन्होंने माइंडसेट बिल्कुल चेंज कर दिया है। वो फियरलेस क्रिकेट, इस खौफ से वो आजाद हो गए कि मैच हारेंगे या जीतेंगे। वो क्रिकेट एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय करवा रहे हैं, बल्कि पब्लिक उनकी क्रिकेट देखने का मजा आता है वाकई। तो मेरा ख्याल है कि उस माइंडसेट के साथ वो साउथ अफ्रीका को बाआसानी फिर से कह रहा हूँ बाआसानी पकड़ लेंगे। बेशक उनकी बॉलिंग नो डाउट जिस तरह एक्सप्लेन किया काश्मीर ने बहुत अच्छी है, नो डाउट वो टॉप क्वालिटी बॉलिंग है, लेकिन जिस तरह की ब्रांड ऑफ क्रिकेट शुरू कर दी है ना इंग्लैंड ने, अब वो जो थोड़ा सा पैच आया भी था, एक उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से पहला मैच हारा, उसके बाद स्कॉटलैंड वाले मैच में थोड़ा सा नीचे गए, लेकिन अब वो वापस रिदम में आ चुके हैं। वेस्ट इंडीज को होम ग्राउंड में होम क्राउड के सामने मारने के बाद मेरा ख्याल है कि उनका पकड़ा वाज़ेह तौर पर भारी है साउथ अफ्रीका से, और ये काफी वन साइडेड मैच होगा। क्या कहते हैं साबिर?
सर देखें, मैं तो इंग्लैंड के हक में बात करूंगा। देखें, मैं चाहूंगा कि इंग्लैंड जीते, क्योंकि टूर्नामेंट को आगे प्रोसेस करने के वैसे लिए मैं चाहूंगा साउथ अफ्रीका। यार बहुत हो गया ना, एक जरा उनको भी मजा चखे ना, वो भी आगे सर जाए। देखें, अगर सुबह का मैच है, अगर टॉस इंग्लैंड जीते तो ऑब्वियसली इंग्लैंड चाहेगा चेस करना, क्योंकि वो टॉस चेस इंपॉर्टेंट होगा। जी सर, ज़रूरी क्योंकि होगा, क्योंकि देखें जो क्विंटन डिकॉक हैं या जो मार्करम हैं, वो कहीं ना कहीं पे नए बॉल अगर स्विंग होता है तो क्विंटन डिकॉक ने पिछले सिर्फ मैच में स्कोर किया है। इससे पिछले जो ग्रुप स्टेज के 4 मैचेस वहाँ पर उन्होंने स्कोर नहीं किया था, इवन मार्करम ने भी नहीं किया था। सिर्फ 1-2 मैचेस में आपको क्लासन ने और मिलर ने मिडल ऑर्डर में आके आपको परफॉर्मेंस दे के दी थी, मगर यूएसए के खिलाफ कुछ ना कुछ फॉर्म वापस आई है डिकॉक की उन्होंने। मगर बॉलिंग की भी देखें, अप्रिशिएट तो हमें नहीं करना चाहिए, बॉलिंग काफ़ी बुरी की जिस वजह से क्विंटन डिकॉक फॉर्म में वापस आए। मगर देखिए अच्छा मैच तो होना चाहिए, क्योंकि दोनों तगड़ी टीमें, दोनों के पास अच्छे बल्लेबाज है। सिर्फ इंग्लैंड के पास नहीं, देखिए साउथ अफ्रीका के पास भी है, चाहे डिकॉक हो, मार्करम हो, क्लासन हो, मिलर हो, ये काफ़ी इनके अच्छे बैट्समैन है। बॉलिंग की जिस तरह से बात की, केशव महाराज जो हैं वो काफ़ी, ये देखें लेफ्ट आर्म स्पिनर काफ़ी अच्छे हैं, वो फ्लाइट दे के हमेशा आउट करते हैं। तबरेज शमसी को ठीक है यूएसए से मार पड़ी थी, मगर उन्होंने पहले बॉल पे विकेट भी ली थी। मगर आज का जो मैच अगर मैं कहता हूँ कि अगर इंग्लैंड जो है वो पहले बॉलिंग भी करता है तो आई थिंक उनको 160-70 पे आउट करना चाहिए। इंग्लैंड काफ़ी कंफर्टेबल होता है चेस करने, क्योंकि उनकी जो बैटिंग लाइनअप है हैरी ब्रुक तक और आखिरी जॉर्डन तक जाती है वो। चले, मैं तो साउथ अफ्रीका के साथ हूं भाई, मैं चाहता हूँ साउथ अफ्रीका जीते, मेरी ख्वाहिश भी है और मेरा दिल भी। बहुत हो गया भाई, पाकिस्तान नहीं है तो हम क्यों जितवाएंगे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को, बहुत जीत गए ये लोग। हाँ, साउथ अफ्रीका, हमारी साउथ अफ्रीका जीतेगी। काशिफ, थैंक यू सो मच, काशिफ ने आज हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया काशिफ आपका। साबिर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर हफीज साहब, बहुत शुक्रिया। फिर होती है कल आपसे मुलाकात, तो देखेंगे कौन सी टीम बाजी पलटती।